उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फाफामऊ थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, गोहरी मोहनगंज। इसी गांव में एक दलित परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 4 सदस्य थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम फूलचंद था, जो मजदूरी का काम किया करते थे। घर में उनकी पत्नी थी, जिसका नाम रीता देवी था, और उनके 2 बच्चे भी थे। 17 साल की एक बड़ी बेटी थी, जिसका असली नाम कुछ कारणवश हम नहीं बता सकते, लेकिन इस कहानी में उसका नाम रीना रखेंगे। 17 साल की रीना के अलावा फूलचंद का एक 10 साल का बेटा भी था। फूलचंद का जो बेटा था वो बचपन से ही गूंगा था, कुछ बोल नहीं पाता था। बाकी वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेता था। अब दिन आता है 24 नवंबर 2021 का। रात के तकरीबन 12 और 1 बजे के बीच इस परिवार के घर के अंदर कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद देखते हैं आंगन में फूलचंद सो रहे थे। ये लोग फूलचंद का गला दबाकर फूलचंद की हत्या कर देते हैं। उसके बाद आंगन में ही आगे रीता देवी सो रही थी अपने 10 साल के बेटे के साथ। ये पहले रीता देवी का गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं, और उसके बाद जो 10 साल का बेटा था वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन वो बोलने में असमर्थ था। वो गूंगा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये जो हत्यारे होते हैं, ये उस 10 साल के लड़के की भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। लेकिन इन लोगों का असली मकसद कुछ और ही था। उन तीनों की हत्या करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं और इस घर में एक अलग कमरा था। उस कमरे में जाते हैं जहां पर इस घर की 17 साल की बेटी रीना सो रही थी। ये 3-4 लोग वहां जाते हैं। पहले ये जाकर रीना को काबू में करते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, और 2 लोग उसके हाथ पैर पकड़ते हैं, और उसके बाद 2 लोग जो होते हैं वो बेरहमी से रीना के कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। जब उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं, फिर ये सारे लोग बारी बारी से 17 साल की रीना के साथ दुष्कर्म करते हैं। जब इनका मन भर जाता है तो इन्हें लगता है कि अब रीना को भी जिंदा छोड़ना ठीक नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए गला दबाकर रीना की भी हत्या कर देते हैं, और उसकी हत्या करने के बाद उसके निर्वस्त्र शरीर को उसी कमरे में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। यहां तक की कहानी जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस कहानी में भी कोई आपसी रंजिश के चलते इस परिवार की हत्या करके बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन इस केस में जितनी चीजें साफ दिखाई दे रही थीं, उतनी साफ थी नहीं, क्योंकि आगे जाकर इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न आना बाकी था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस परिवार के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अब 24 नवंबर 2021 की रात को ये पूरा हत्याकांड हुआ था। अगले दिन यानी कि 25 नवंबर 2021 को इस परिवार के पास जो पशु थे, जो बकरी और जो गाय थी, वो सुबह बहुत जोर जोर से चीख रही थीं। उन पशुओं की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इनके घर में आते हैं। तब जाकर पड़ोसियों को पता चलता है कि पूरे परिवार की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है, और घर की 17 साल की बेटी का दुष्कर्म करके उसकी भी हत्या कर दी है। पुलिस को बुलाया जाता है। प्रयागराज पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। जो कि एक दलित परिवार था, मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्कल ऑफिसर के साथ साथ जिले के एसपी, फॉरेंसिक टीम, सभी लोग मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और केस की पड़ताल शुरू कर दी जाती है। परिवार के 4 सदस्य की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को यह भी पता चलता है कि घर की 17 साल की बेटी रीना के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया था, और पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है। सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ होती है, और पुलिस के सामने जो पहला सुराग आता है वो ये कि इस परिवार को कुछ जमीन सरकार की तरफ से मिली थी इनके भरण पोषण के लिए, और उस जमीन पर गांव के ही किसी ऊंची जाति वाले व्यक्ति की नजर थी। वो उस जमीन को कब्जा करना चाहता था, जिसके चलते पहले भी कई बार इस दलित परिवार के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके चलते इन्होंने SC/ST एक्ट में जाकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। लेकिन वो जो परिवार था, वो परिवार अपने पैसे के दम पर बच जाता था, और सबसे पहले पुलिस का शक उसी परिवार की तरफ जाता है कि शायद इस जमीनी विवाद के कारण ही इस पूरे परिवार की हत्या की गई है। साथ ही घर की बेटी का दुष्कर्म भी किया गया है। पुलिस सबसे पहले उस परिवार की जानकारी इकट्ठा करके और 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन 11 लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है।
जिन 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। बाकी के जो लोग हैं वो अलग अलग शहरों में रह रहे थे, पुलिस उनकी भी जानकारी जुटा रही थी। एक एक करके सभी 11 लोगों से पूछताछ होती है। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। ये मामला 2021 में इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि कई सारे विपक्षी दल जैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी भी मौका वारदात पर पहुंची थी। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी की तरफ से इस दलित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई जा रही थी। पुलिस भी ताबड़तोड़ छापेमारी करके उन 11 लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है और देखते ही देखते पुलिस उन 11 लोगों को बरामद कर लेती है। फिर इनकी बारीकी से छानबीन शुरू होती है। जिस रात ये हत्याकांड हुआ उस रात ये व्यक्ति कहाँ थे। इनकी मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को ये देखने को मिलता है कि इन 11 में से लगभग 7 व्यक्ति उस वक्त अलग अलग शहरों में मौजूद थे, जिसके साक्ष्य पुलिस को मिल गए थे। यानी कि उनका इस केस में या फिर इस हत्याकांड में कोई भी हाथ नहीं था। 4 व्यक्ति ऐसे थे जो ये पुष्टि नहीं कर पाए थे कि उस रात वो कहाँ थे, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई ऐसा प्रमाण पुलिस को नहीं मिला था जिससे ये कहा जा सके कि ये 4 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। अब ये सारी जद्दोजहद देखते हुए जब इस केस में आगे कोई सुराग नहीं मिलता तो 22 फरवरी 2022 को इस केस को सुलझाने के लिए एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया जाता है। अब एसआईटी सबसे पहले इस परिवार के मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर उनकी डिटेल्स निकालती है। परिवार ने किन किन लोगों को पिछले कुछ दिनों में कॉल किया था, इस रंजिश के अलावा क्या किसी और से भी कोई रंजिश, ये सारे तथ्य जुटाए जाते हैं। और इसी कड़ी में एसआईटी को मालूम चलता है कि घर की जो 17 साल की बेटी थी जिसका नाम रीना था, उसके मोबाइल पर पिछले कुछ समय से एक लड़का कॉल और मैसेजेस कर रहा था। वो मैसेज में बार बार एक ही बात लिखता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब पुलिस को मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं इस केस में इस लड़के का भी रोल हो सकता है। पुलिस उस नंबर से उस लड़के की जानकारी निकालती है तो मालूम चलता है कि ये लड़का पास के ही गांव का रहने वाला है, जिसका नाम पवन कुमार सरोज है। वैसे तो ये लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। पुलिस इस लड़के को उठा लेती है और जब सख्ती से पूछताछ होती है तो ये एक ऐसा कबूलनामा करता है जिससे इस केस की पूरी रूपरेखा ही पलट जाती है। ये जो पवन कुमार सरोज नाम का लड़का पुलिस को बताता है कि रीना के एक पड़ोसी के माध्यम से इसने रीना का नंबर कुछ दिन पहले लिया था। इसने कई बार रीना को रास्ते से आते जाते देखा था। इसका कहना था कि रीना इसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। ये रीना से एक तरफा प्यार करने लगा था। हालांकि इसने अपने प्यार का इजहार कभी भी रीना से नहीं किया था। अब रीना के पड़ोसी से जब इसे रीना का नंबर मिल जाता है तो ये रीना को लगातार मैसेज किया करता था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब ये कॉल करता था तो वो लड़की उधर से यही कहती थी, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम कौन हो, तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो। ऐसे प्यार का इजहार करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक बार मुझे बता दो कि तुम कौन हो। लेकिन ये लड़का एक तरफा प्यार में इतना पागल हो गया था, इसे डर था कि अगर इसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो लड़की रिपोर्ट न करवा दे। इसीलिए इसने कभी नाम नहीं बताया, बस यही दोहकता रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात से तंग आकर रीना ने एक दिन मैसेज कर दिया, तुम तो मुझसे प्यार करते हो लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मेरे पास मैसेज और कॉल करना बंद कर दो। और यही बात इस पवन कुमार सरोज के दिल पर लग जाती है। इस दानव को इतना हर्ट होता है कि ये रीना को मारने का प्लान बना लेता है। इस प्लान में ये अपने 3 दोस्तों को शामिल करता है और 24 नवंबर 2021 की रात को ये अपने गांव से अपने तीनों दोस्तों को लेकर रीना के घर जाता है। पहले उसके घर में घुसकर सबसे पहले फूलचंद की हत्या करते हैं, फिर माता रीता देवी की हत्या, फिर 10 साल के उस गूंगे भाई की भी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। फिर ये चारों लड़के रीना के रूम में जाते हैं। वहां जाकर ये रीना से कहता है, देखो मैं हूं वो लड़का जो तुम्हें मैसेज करता था। रीना इससे पहले कुछ बोल पाती, चारों लड़के रीना के ऊपर टूट पड़ते हैं, जबरदस्ती उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म के बाद ये चारों मिलकर रीना की वहीं हत्या करके उसके निर्वस्त्र शरीर को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि किसी ने इन्हें आते जाते नहीं देखा, गली में कोई सीसीटीवी नहीं, तो ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे।
हत्यारे को ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि चाहे वो कितना भी शातिर हो, वो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देता है। इस लड़के ने भी यही गलती की कि उसके मोबाइल की डिटेल रीना के फोन में पहले से थी। पुलिस ने पवन कुमार सरोज के साथ साथ उसके तीनों दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया, साथ ही उस लड़के को भी जिसने रीना का नंबर दिया था। गांव के जिन 11 लोगों पर शक था, उन सभी को छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं। तो ये थी प्रयागराज के फफामाऊ थाना क्षेत्र के गोरी मोहनगंज गांव के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। दोस्तों, सच्चा प्यार सम्मान और सहमति पर आधारित होता है, न कि जबरदस्ती, हिंसा या बदला लेने पर। इस मामले में पवन कुमार सरोज का एक तरफा प्यार इतना विकृत हो गया कि उसने रीना और उसके परिवार को मार डाला। ये दिखाता है कि बिना समझ, संवेदनशीलता और सीमाओं का सम्मान किए हुए प्रेम घातक बन सकता है। प्यार में किसी की इच्छा और सम्मान का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जबरदस्ती या मनमानी प्यार नहीं, अपराध है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।